यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, थैंक यू। पढ़ो फिर, स्क्रीन पे जो दिख रहा है पढ़ो। 2 मिनट और रुकते हैं हम लोग, बाकी लोग ज्वाइन होंगे तब तक। नोट्स लिखा सबने? 2-2 लाइन का नोट्स बोला था लिखने के लिए, लिखा कि नहीं? यस, एक ही जन ने हाँ बोला। नोट्स लिखा करके कितने लोगों ने नोट्स लिखा? 2-2 लाइन में बोला था सिर्फ लिखने के लिए, तभी के तभी नहीं लिखोगे ना तो फिर भूल जाओगे। तुम सब लोग मुझे बताओ, कहाँ पे बिजी होते हो तुम लोग? वीआईपी हो तुम लोग? हाँ, कहाँ कहाँ बिजी रहते हो? कितना सारा काम रहता है तुम लोगों को घर पे, बताओ। पूरा दिन भर मोबाइल पे बैठे रहते हो ना? बेचारा मोबाइल। वो भी बोलता होगा, अरे भाई अभी तो छोड़ दे मुझे, है कि नहीं? कितना मोबाइल यूज करते हो बताओ, कितने घंटे मोबाइल यूज करते हो तुम लोग, बताओ। हाउ मेनी आवर्स यू आर यूजिंग मोबाइल? 10 to 12 आवर्स? ऑनलाइन लेक्चर छोड़ के बोल रही हूँ मैं, ऑनलाइन लेक्चर छोड़ के। ऑनलाइन लेक्चर तो आपका 4 घंटा होता ही है, वो छोड़ के। 6 आवर्स? ऑनलाइन छोड़ के 6 आवर्स, 4 आवर्स, माय गॉड। क्या करते हो फिर उतना मोबाइल यूज करके? उतने टाइम पे पढ़ाई क्यों नहीं करते? 3 to 4 आवर्स, ओके। डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया बोल बोल के ये मत भूल जाना, यू आर द यूथ, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। डिजिटल इंडिया की वजह से फ्यूचर ऑफ इंडिया ना बिगड़ जाए। 4 आवर्स फोन पर पढ़ाई करते, वो तो ऑनलाइन ना, वो तो हम लोग ही पढ़ाते हैं, इसीलिए जबरदस्ती बैठना पड़ता है तुम लोगों को, है कि नहीं? नहीं तो नहीं बैठोगे पढ़ाई के लिए तो। अच्छा, नोट्स वगैरह बनाते हो तो अच्छी बात है। बाकी लोगों का? चलो ठीक है, आज बना लेना, हाँ? अभी थर्ड लेक्चर फ्री रहेगा ना? अभी थर्ड लेक्चर तुम लोगों का फ्री रहेगा, अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया तो फ्री रहेगा, तो फिर नोट्स कंप्लीट कर देना, ठीक है? लेक्चर एडजस्ट हुआ तो। यस। चलो, तो कल हमने सीखा
फोर्थ यूनिट स्टार्ट किया था हमने। 4 यूनिट है, तो चार में से हमने डायरेक्टली लास्ट वाला यूनिट जो फोर्थ यूनिट है, यूनिट ऑडिट ऑफ कंपनीज, तो वो स्टार्ट किया था। उसमें से देखो हमने राइट्स और ड्यूटीज कवर कर लिए। आज हम लोग क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन कवर करेंगे, या फिर शॉर्ट नोट कवर करेंगे। चलो पहले शॉर्ट नोट कवर कर लेते हैं, ठीक है। छोटा छोटा शॉर्ट नोट। ओके। स्पेशल ऑडिट सुना है? स्पेशल, स्पेशल वर्ड सुना है सब लोगों ने? स्पेशल होता है, स्पेसिफिक होता है कि नहीं? स्पेशली मतलब क्या है, ये ऑडिट स्पेशली कंडक्ट करवाया जाता है ना। तो स्पेशल रहेगा कुछ तो ही ये ऑडिट कंडक्ट करवाया जाएगा, बराबर। जनरली देयर आर मेनी काइंड ऑफ ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है कि नहीं, ऑपरेशनल ऑडिट है, ऑडिट बहुत सारे ऑडिट है, बराबर। जो कि कंपनी को करने ही पड़ते हैं कंपल्सरीली एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एज पर द सिचुएशन ऑफ द organizations. Okay, and this special audit is conducting by the organizations, okay, for various situations. जब कभी भी कोई स्पेशल सिचुएशन होता है, स्पेसिफिक सिचुएशन होता है ना, या फिर कभी कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उनको फुलफिल करना रहता है, देन ओनली दिस स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड, बराबर। देन ओनली दिस स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड। तो द स्पेशल ऑडिट इज अ लिमिटेड स्कोप। क्या है इसको फिर? लिमिटेड स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन होता है ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड। पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है। अभी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक होता है ऑब्जेक्टिव, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जनरल इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड इन अ स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया में जनरली ऐसे इंडिकेट किया जाता है कि हाँ यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस है, तो ये स्पेसिफिक एरिया आपको एग्जामिन करना है स्पेशली, बराबर, जनरल इंडिकेशन। देन अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करती है, दैट मीन्स द एक्विजिशन ऑफ द कंपनी। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल ऑडिट का? एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी अगर किया हुआ है, एक्विजिशन मतलब परचेस करना। वन कंपनी इज गोइंग टू परचेस द अनदर कंपनी, बराबर। अभी जैसे कि मैंने बताया था, मेरी कंपनी है, ठीक है, वो एक कंपनी मेरी है, सीमा एंड कंपनी है, एक है दिव्या एंड कंपनी। द सीमा एंड कंपनी इज गोइंग टू परचेस बोल रही हूँ, ध्यान दो वर्डिंग्स पे, गोइंग टू परचेस, ठीक है। मेरी कंपनी बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि और एक कंपनी परचेस कर लूँ। तो दूसरी कंपनी है दिव्या एंड कंपनी, तो उस दिव्या एंड कंपनी को मैं परचेस करना चाहती हूँ, बराबर। तो वो परचेस करने के पहले मैं क्या करवाऊंगी? स्पेशल ऑडिट करवाऊंगी। क्या करवाऊंगी? स्पेशल, स्पेसिफिक पर्पज, क्योंकि मुझे वो कंपनी परचेस करनी है, मुझे पता होना चाहिए कि उस कंपनी का सिचुएशन क्या है। शुड आई परचेस और नॉट दैट कंपनी, अंडरस्टैंड। एक्वायर करने के पहले तो ऐसी सिचुएशन होती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है तब, ठीक है। द नेक्स्ट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन द डोनर कम्युनिटी। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन द डोनर कम्युनिटी मतलब क्या होता है कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, जिनको डोनेशन दिया जाता है, देखो गवर्नमेंट पर्पस के लिए, काम करने के लिए वगैरह, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, लोग, है ना, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करते हैं? डोनेशन देते हैं। तो ये जो डोनर कम्युनिटी होती है, वेदर दे आर डूइंग द प्रॉपर यूज ऑफ दैट फंड और नॉट, ये देखना भी बहुत जरूरी होता है, बराबर ना। लोग तो पैसे देते ही है, तो देते हैं मतलब क्या, उसका क्या ख्याल नहीं रखना चाहिए? किसी को देखना चाहिए ना कि वो पैसा प्रॉपरली यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए भी स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है। दिस इज द ऑल्सो स्पेसिफिक, क्या है? पर्पज है, स्पेसिफिक पर्पज है ना, समझ में आया? सो इन दिस केस ऑल्सो द स्पेशल ऑडिट इज कंडक्टेड, ओके। या फिर उसके पहले भी करवा सकते हो, अगर आप किसी, देखो आप किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देना चाहते हो, जो कि डोनेशन मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह है, ठीक है, आप डोनेशन देना चाहते हो, तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसका ऑडिट देखना पड़ेगा, या फिर स्पेसिफिक स्पेशल ऑडिट करवाना पड़ेगा कि आपको उनको डोनेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। वो ऑडिट के रिपोर्ट पे फिर निर्भर करता है। इस तरह से भी बिफोर मेकिंग अ डोनेशन ऑल्सो वी कैन डू द स्पेशल ऑडिट, तो इस तरह से करवाया जाता है।
Then next objective, that is when the income tax authorities, when the income tax authorities का जो क्वेश्चन अराइज होता है जहां पे, है कि नहीं, कंपनीज क्या करती है, कंपनीज टैक्स अथॉरिटीज क्या करती है, कंपनी ने प्रॉपर टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, बराबर ना, एक्साइज है, कस्टम्स है कि नहीं। तो ये सारे के सारे टैक्सेस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भरना पड़ता है। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाएगी, ये देखने के लिए कि जो भी कस्टम ड्यूटी चार्ज हुआ है ऑर्गेनाइजेशन पे, या एक्साइज ड्यूटी चार्ज हुआ है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, किस तरह का ड्यूटी चार्ज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो द इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैन conduct the special audit on that particular organization. Understand? On the custom authorities demands, जो भी डिमांड है उनकी, उसके हिसाब से स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। गॉट इट? जितने भी स्पेसिफिक इंस्टेंस, ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होते हैं जिनकी वजह से स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाना पड़ता है। ओके, अंडरस्टैंड अप टू दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल ऑडिट एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेशल ऑब्जेक्टिव बोला बेटा मैंने, स्पेशल, अभी देखो मैंने बोला कि आपको स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाना है, स्पेशल, नॉर्मल नहीं, रेगुलर तो हम लोग करते ही है ना, लेकिन ये अभी स्पेशल ऑडिट हम लोग कंडक्ट करें, तो आपको पता होना चाहिए ना कि स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए आपके पास क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, क्या स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, बराबर। अगर आपको किसी ने इंडिकेशन दे दिया, ठीक है, आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपको किसी ने ऐसे इंडिकेशन दे दिया, जनरली बोल दिया कि अरे तेरे कंपनी, तूने जिस कंपनी के शेयर परचेस किए हुए हैं ना, तो वो कंपनी में ऐसे ऐसे चल रहा है, ये घोटाला है, बराबर। तो एज अ शेयर होल्डर यू कैन ऑल्सो कंडक्ट द स्पेशल ऑडिट। अंडरस्टैंड? एज अ शेयर होल्डर, तो एज अ शेयर होल्डर आप उस पर्टिकुलर कंपनी में क्या करवा सकते हो, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकते हो, स्पेसिफिक, बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर। अंडरस्टैंड? इस तरह से तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हुआ ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए करवा रहे हो आप। जैसे कि अभी आपको जनरल इंडिकेशन दिया किसी ने कि फ्रॉड है करके उस एरिया में, तो इसीलिए आप करवाओगे। या फिर मैंने जैसे मेरा एग्जांपल बताया कि मेरी कंपनी और दिव्या की कंपनी है, मेरी कंपनी दिव्या की कंपनी को परचेस करना चाहती है, तो ये ऑब्जेक्टिव है ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ये मेरा, क्योंकि इसीलिए मैं स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाना चाहती हूँ। क्लियर? समझ में आया? रोल नंबर 11 और बाकी सबको? ओके, चलो, देन नेक्स्ट। अभी पावर, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट तो करना है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट द स्पेशल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड, बराबर। तो इसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। तो आपको अगर क्या करना है, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाना है, तो उसके लिए पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी करवा सकती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चल गया कि पर्टिकुलर इस कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, जहां जहां जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम उनको नजर आएगा वहां पे वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकते हैं एट एनी टाइम, ठीक है। उसके साथ साथ द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट द स्पेशल ऑडिटर फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड, जिस पीरियड के लिए, जब कभी भी उनके पास कंप्लेन आएगा और जब कभी भी वो सोचेंगे कि स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवाना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर क्या किया जाएगा, पीरियड डिसाइड किया जाएगा, है ना, जब कंप्लेंट आएगा तभी तो करेंगे ना। तो विद इन दैट पीरियड, जो भी स्पेसिफाइड पीरियड रहेगा, वहां पे वो स्पेशल ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द ऑडिटर, स्पेशल ऑडिटर, ओके। तो वो हो जाएगा स्पेशल ऑडिटर। देन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो स्पेशल ऑडिटर जो रहेगा उसका, स्पेशल ऑडिटर का भी वही क्वालिफिकेशन रहेगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का एज इट इज डिफाइन किया हुआ है इन अ क्लॉज बी सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में, आईसीएआई एक्ट 1949 में जो डिफाइन किया गया है कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन, वही क्वालिफिकेशन स्पेशल ऑडिटर का होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन, ओके। देन ड्यूटीज एंड पावर क्या दी गई है, फिर स्पेशल ऑडिटर को क्या ड्यूटीज एंड पावर्स है, सो स्पेशल ऑडिटर शैल हैव द सेम पावर्स एंड ड्यूटीज, देखो क्या लिखा है, सेम पावर्स एंड ड्यूटीज इन रिलेशन टू द स्पेशल ऑडिट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो जो अभी हमने पढ़ा ना कल,
राइट्स और ड्यूटीज पढ़ा कि नहीं, ये पावर्स और ड्यूटीज। तो ये सारे के सारे ये जो स्पेशल ऑडिटर है उसको भी ये लागू होते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, सेम लागू होते। देन रिपोर्ट। अभी स्पेशल ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा? टू whom द स्पेशल ऑडिटर गिव द रिपोर्ट? सो द स्पेशल ऑडिटर shall include all the matters required to be included in an auditor's report. The report should be submitted within such time as may be specified. तो स्पेशल ऑडिटर को बोला जाएगा कि भाई आपके पास 1 महीना है, 15 दिन है, 2 महीने हैं, आप ये मैटर क्या करो, इस पर्टिकुलर विद इन स्पेसिफाइड पीरियड में खत्म करो। ठीक है, विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर special audit work. Okay, and you have to include your report. Okay, whatever the matters are given by the special auditor, that special auditor is going to give the report in the, देखो क्या दिया हुआ है, टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बराबर। तो जो ऑडिटर का कंपनी ऑडिटर का रिपोर्ट रहेगा उसी में वो क्या कर देगा, उसको इंक्लूड कर देगा। समझ में आया? द स्पेशल ऑडिटर शैल इंक्लूड ऑल द मैटर्स, जो भी मैटर वो वहां पे देखेगा वो मैटर्स क्या करेगा, वो ऑडिटर के रिपोर्ट में मेंशन करेगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। एनी डाउट अप टू दिस? सो दिस इज द शॉर्ट नोट। ओके, दिस इज द शॉर्ट नोट ऑफ स्पेशल ऑडिट। डाउट है किसी को? एक बार पढ़ो क्या क्या बताया। ये वाला फर्स्ट स्लाइड बताया था जिसमें बताया मीनिंग, स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें डाउट है किसी को? हम्म। अभी ये जस्ट ऐसे ऊपर ऊपर से देखो, आपको कहीं पे भी मैंने कोई प्रोविजन बताया क्या? ऐसा प्रोविजन होता है, वैसा प्रोविजन होता है? कुछ भी प्रोविजन नहीं होता है। स्पेशल ऑडिटर के लिए कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जैसे कि कंपनी ऑडिटर के लिए होता है। सो देयर आर नो सच एज प्रोविजंस गिवन फॉर द स्पेशल ऑडिटर। तो इसी तरह से जस्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्पेशल ऑडिटर को स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। नो डाउट। क्वालिफिकेशंस, ड्यूटीज एंड पावर सेम रहेंगे, कंपनी को जैसा रहता है वैसा। और ऑडिट रिपोर्ट उसका क्या होगा, जो कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट दिया जाएगा उसी में उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? देखो, इंक्लूडेड इन ऑडिटर्स रिपोर्ट बोला है, मतलब अभी भी कंपनी का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, चल रहा है ना। विद इन दैट पीरियड अगर होता है तो इंक्लूड कर पाएगा ना। एक बार कंपनी ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दिया तो थोड़ी इंक्लूड करेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ऑडिटिंग हो चुका है कंपनी ऑडिटर का और फिर बाद में अगर स्पेशल ऑडिट प्रोवाइड किया जा रहा है तो स्पेशल ऑडिटर अपना खुद का स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा। ठीक है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट में उसका भी कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। जो भी वो फाइंड आउट करेगा वो अपने हिसाब से रिपोर्टिंग में देगा। ओके, चलो। देन नेक्स्ट वन, नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज ब्रांच ऑडिट और अ ब्रांच ऑडिटर। बराबर। अभी स्पेशल ऑडिट जो कंडक्ट करता है उसको स्पेशल ऑडिटर बोलते हैं, तो ऑब्वियसली जो ब्रांच ऑडिट कंडक्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच ऑडिटर। ओके। सो ब्रांच, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच? ब्रांच ऑफिस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या होता है? तो ब्रांच ऑफिस होता है दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट विच इज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में जो डिफाइन किया गया है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, है ना, विच इज डिस्क्राइब एज अ ब्रांच बाय द कंपनी, उसे हम लोग बोलेंगे ब्रांच ऑफिस। बराबर। That is the definition of branch. Okay. And when there is a question arise about the examination of the branches accounts, तो branches of account जो होते हैं, ठीक है,
वो क्या होता है, कभी कभी ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स कभी इंडिया में भी हो सकता है, कभी आउटसाइड इंडिया में भी हो सकता है, बराबर ना। ब्रांचेस हमारे आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, विद इन द इंडिया भी हो सकती है ना। तो जहां पे भी अकाउंट्स मेंटेन किए गए रहेंगे वहां पे या तो कंपनी ऑडिटर जाएगा या फिर खुद नया एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, अगर कंपनी ऑडिटर नहीं जा सकता है तो। और अगर कंपनी चाहती है कि नहीं नहीं हमें कंपनी ऑडिटर अलग चाहिए और ब्रांच का ऑडिटर अलग चाहिए, तो अलग अलग भी अपॉइंट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? गॉट इट? So whatever the accounts are prepared at the branch office, they should kept and in that office only. Okay, properly उसको क्या करना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए ब्रांच ऑफिस में ही। ओके, या फिर अगर वहां पे मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो पीरियोडिकली क्या करना चाहिए ब्रांच ऑफिस ने, पीरियोडिकली दे हैव टू ट्रांसफर देयर डॉक्यूमेंट्स। ओके, जो कुछ भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे हैव टू सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा वहां पे उन्होंने भेजना चाहिए। समझ में आया ब्रांच का क्या क्या बताया मैंने? देन अपॉइंटमेंट, ब्रांच ऑडिट कंडक्ट करने के लिए वी नीड अ ऑडिटर, देन ऑब्वियसली द अपॉइंटमेंट शुड बी डन। ओके, देन अपॉइंटमेंट कैसे होगा, a company auditor or any other qualified person where the branch is situated, whether it is in country or whether it is outside country। अंडरस्टैंड? वही बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो भी पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हो गया कि अगर कंपनी ऑडिटर को आप अपॉइंट कर रहे हो एज अ ब्रांच ऑडिटर देन ऑल्सो विल डू, but if you want the other person then also you have to appoint a qualified person for the separate branch account, okay, for the branch audit, okay, whether it is situated in India or whether it is situated in outside India। ये समझ में आया सबको यहाँ तक? डाउट है किसी को? नो डाउट? ओके, वेरी गुड। देन ड्यूटीज एंड पावर्स, अगेन फॉर द ब्रांच ऑफ ऑडिटर, देखो कंपनी ऑडिटर भी हो सकता है और ब्रांच ऑडिटर भी हो सकता है। देन ऑब्वियसली एज पर द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शंस 1 to 4 सेम सेम पावर्स एंड ड्यूटीज आर गिवन टू द ब्रांच ऑडिटर एज पर सेक्शन 143 के हिसाब से उसको क्या दिया गया है, पावर्स दिए गए हैं सेम जैसे कंपनी को होते हैं, क्योंकि वो भी तो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, भले ही ब्रांच ऑडिटर है लेकिन है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, बराबर, क्वालिफाइड पर्सन है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसी को अपॉइंट किया गया है, बराबर। तो सेम उसको भी वही ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंपनीज ऑडिटर गिवन टू द ब्रांच ऑडिटर। गॉट इट? देन क्वालिफिकेशन ऑफ ब्रांच ऑडिटर और अ चार्टर्ड, एक सेकेंड, ये खत्म हो गया क्या? हाँ, ओके। तो ब्रांच ऑडिटर की बात कर रही थी मैं। तो ड्यूटीज एंड पावर्स जो रहेंगे, अभी यहाँ पे और एक पॉइंट रह गया, दैट इज रिपोर्ट, शायद से वो सेव नहीं हुआ रहेगा, रिपोर्ट। तो अगर रिपोर्ट की हम लोग बात करते हैं तो रिपोर्ट अभी यहाँ पे क्या होगा, द रिपोर्ट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द ब्रांच ऑडिटर। कौन सा? ब्रांच ऑडिटर। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ब्रांच ऑडिटर, ठीक है, शुड बी सेंट टू कंपनी ऑडिटर। जो कंपनी ऑडिटर रहेगा उसको सेंड करना चाहिए अगर ब्रांच ऑडिटर अलग से अपॉइंट हुआ है तो। अदरवाइज कंपनी ऑडिटर खुद ही बना रहा है ब्रांच का तो वो तो उसी के पास रहेगा ना। लेकिन अगर ब्रांच ऑडिटर अलग है तो वो ब्रांच ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाएगा दैट रिपोर्ट शुड बी सेंड टू द कंपनी ऑडिटर, और उस हिसाब से कंपनी ऑडिटर क्या करेगा, अपना रिपोर्ट बनाएगा कंपनी के लिए ओवरऑल, ठीक है, ब्रांच का ऑडिट रिपोर्ट मिला के। गॉट इट? And whenever we are talking about the branch audit report, that branch audit report is prepared as per the section 143 subsection 8, 143 subsection 8। देखो,
बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ वो सारे सेक्शन आपको ध्यान रखने हैं, जो कि रेगुलर यूज होते हैं। ओके। नॉर्मल कंपनी ऑडिटर का रिपोर्ट का क्या है? रिपोर्ट का सेक्शन क्या था? कौन से सेक्शन में कंपनी ऑडिटर ने रिपोर्ट देना चाहिए? सेक्शन 143, सब सेक्शन, सब सेक्शन 2। 2। यस, वेरी गुड। और ब्रांच ऑडिट का क्या है? अभी ब्रांच ऑडिट में जो रिपोर्ट बनेगा वो सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 में बनेगा, और वो कंपनी ऑडिटर को दे देगा। बराबर? क्लियर? एनी डाउट इन दिस? ठीक है। नो डाउट, समझ में आ गया फिर? सो दिस इज योर शॉर्ट नोट ऑन ब्रांच ऑडिट। अपॉइंटमेंट रिपीट अगेन किसका? ब्रांच ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ये वाला अपॉइंटमेंट। मैंने क्या बोला? देखो, एक कंपनी है, सीमा एंड कंपनी है। मेरी कंपनी में मैंने ऑडिटर अपॉइंट किया, रजनीश। ठीक है, रजनीश अपॉइंट किया मैंने, वो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मेरी कंपनी में उसने क्या किया? जॉब ज्वाइन किया। तो अब वो अभी कौन हो गया? कंपनी ऑडिटर हो गया। बराबर? ही इज द कंपनी ऑडिटर। बराबर? लेकिन अभी मेरी कंपनी की जो ब्रांच है, दिव्या एंड कंपनी इज द ब्रांच इज इन अमेरिका। वो मैंने अमेरिका में ओपन करके रखा है ब्रांच। बराबर? समझ में आया? तो वो ब्रांच है। अभी मैं यहाँ से रजनीश को तो भेज नहीं सकती, तो यहाँ से इसीलिए मैंने किसको भेजा? नम्रता करके ऑडिटर है, उसको भेजा, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बराबर? समझ में आया? तो मैं चाहूं तो मैं नया अपॉइंट भी कर सकती हूँ, और अगर नम्रता को अपॉइंट नहीं किया मैंने, ठीक है, मैं अब नम्रता को अपॉइंट नहीं करी, मेरे पास ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रजनीश। ही कैन हैंडल बोथ द कंपनीज। ओके, ब्रांच भी संभाल सकता है और जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका भी ऑडिटिंग कर सकता है। तो मैं क्या करूंगी? उसको भी वहां भेज सकती हूँ, रजनीश को। ठीक है, तो रजनीश अमेरिका जाएगा फिर मेरी जो कंपनी की ब्रांच है उसको ऑडिट करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर रजनीश को नहीं भेजना है तो मैं नम्रता को अपॉइंट कर रही हूँ आउटसाइड इंडिया। समझ में आया? इस तरह से अपॉइंटमेंट मैं कर सकती हूँ। गॉट इट? नम्रता, समझ में आया? यस। ड्यूटीज एंड पावर्स रिपीट। रोल नंबर 11, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? कैसे रिपीट करूंगी पूरा मैं अभी? पूरा एक लेक्चर लगा था बेटा उसको रिपीट करने में। लेक्चर नहीं बैठे थे क्या? रोल नंबर 11। अच्छा, ऐसा बोलो ना, डर गई ना मैं। ब्रांच ऑडिट का ओके ओके। ब्रांच ऑडिट का भी, ब्रांच ऑडिट का मतलब ये ड्यूटीज एंड पावर्स किसका है? दीज आर द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर। अंडरस्टैंड? किसका है ये? ब्रांच ऑडिटर को कौन से ड्यूटीज एंड पावर्स दिए गए उसके बारे में है। सो एज पर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शंस 1 to 4 ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओके, जो भी ड्यूटीज एंड पावर्स कंपनी ऑडिटर को दिए गए हैं, वही ड्यूटीज एंड पावर्स ब्रांच ऑडिटर को दिए गए हैं। सेम, सेम एज अ कंपनी ऑडिटर। ओके, एज पर द प्रिस्क्राइब इन द सेक्शंस, और यू कैन से एज पर द प्रोविजंस। अंडरस्टैंड नाउ? और किसी को कुछ डाउट है? मैम, हम्म। ब्रांच ऑडिटर चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए ना? हाँ, ये क्या लिखा है ना यहाँ पे? और कंपनी ऑडिटर और एनी अदर क्वालिफाइड पर्सन लिखा है ना बेटा। क्वालिफाइड मतलब कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ही क्वालिफाइड है ना।
या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म होगा। वो क्वालिफिकेशंस अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है एक्चुअल में। चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए, ब्रांच ऑडिटर भी। इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है, समझा। इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं तो अभी अमेरिका मुझे भेजना है किसी को ऑडिट करने के लिए, तो अभी नम्रता चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। नम्रता ने सिर्फ एमकॉम किया हुआ है और मेरी कंपनी में जॉब करती है। तो मैं नम्रता को बोलूंगी जा तू अमेरिका वाली ब्रांच में जा और उधर ऑडिटिंग करके आ। तो नम्रता तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ना, फिर भी मैंने उसको बोला क्यों, क्योंकि मुझे इंटरनल ऑडिट करवाना है, अंडरस्टैंड। लेकिन मुझे अगर एक्सटर्नल ऑडिट करवाना है और क्या बोलते हैं उसको, लीगली ऑडिट करवाना है, तो फिर मैं रजनीश को भेजूंगी, क्योंकि रजनीश चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसा, समझा। यस। चलो नेक्स्ट वन। अभी समझ में आया क्या क्या पढ़ा हमने। स्पेशल ऑडिट पढ़ा, स्पेशल ऑडिट का शॉर्ट नोट पढ़ा, स्पेशल ऑडिटर कौन होता है वो देखा, स्पेशल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स देखे, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो देखा। देन स्पेशल ऑडिटर का क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज एंड पावर्स एंड रिपोर्ट कैसा होगा वो देखा। देन ब्रांच ऑडिट और ऑडिटर का भी सेम वैसे ही हमने मीनिंग देखा, ब्रांच का क्या होता है अंडर द एक्ट। देन अपॉइंटमेंट कैसा किया जाता है, देन ड्यूटीज एंड पावर्स बताया मैंने आप लोगों को, एंड रिपोर्ट बताया। ओके, ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 8 में। ओके, एंड ही विल सेंड द ऑडिट रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर, जो मेन ऑडिटर होता है, ठीक है, उसको भेजेगा वो। क्लियर, नो डाउट हियर अप टू दिस। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। ओके, क्या क्या क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस होती है ऑडिटर की, तो वो हमें यहाँ पे क्या करना है, देखना है। ओके, तो मेन जो क्वालिफिकेशन होती है दैट आर गिवन अंडर द सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, बराबर। इसके अंडर आपको क्वालिफिकेशंस दिए गए, किस कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 के अंडर क्वालिफिकेशन दिया गया है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए दैट इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, जो कि आईसीएआई एक्ट 1949 में वो क्या है, ही विल बी अ मेंबर ऑफ आईसीएआई। प्रोफेशनल एग्जाम उसका क्लियर होना चाहिए, एंड ही शुड अंडरगो फॉर द ट्रेनिंग। ओके, अंडरगो फॉर द ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने बोला रहेगा कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या करना है, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए थ्रू द काउंसिल। तो ऐसा चार्टर्ड मतलब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर, अकॉर्डिंग टू आईसीएआई ने जिसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, एंड हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएआई, बराबर। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल है। सो दैट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिटर होना चाहिए फर्स्ट, बराबर। समझ में आया, क्लियर। या फिर इसे यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि द पर्सन, द चार्टर्ड अकाउंटेंट who is defined, who is defined in section 2 subsection 1 clause B, बराबर, clause B of chartered accountant act 1949, बराबर। chartered accountant who is defined under section 2 subsection 1 clause B of a chartered accountant 1949, ठीक है, जिसको इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट पर्सन इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ऑडिट।
ये और इसका मीनिंग सेम ही है, जो ऊपर मैंने बताया ना डिटेल में, ये मतलब ही ये है, क्योंकि इसी एक्ट में वो ऐसा बोला गया है कि उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ओके। अभी दूसरा, दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है? अ फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म होता है, बराबर। अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मतलब क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हो गया ना वो, बराबर। सो अ फर्म और अ पार्टनरशिप फर्म वेयर द मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, जो भी मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स होंगे इस पर्टिकुलर फर्म में, विच आर प्रैक्टिसिंग, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं इन इंडिया, are qualified for the appointment as a auditor by its name, by its name, practicing chartered accountant under the partnership firm। तो वो लोग भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे? क्वालिफाइड हो जाएंगे। समझ में आया? क्लियर? लेकिन ये ऐसा फर्म होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रैक्टिसिंग होना चाहिए, बराबर। जो लोग यहाँ पे फर्म में क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस करते हुए होने चाहिए, तो फिर वो यहाँ पे एलिजिबल है। जैसे कि अभी सपोज मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है, तो आप लोगों में से सपोज सपोज बता रही हूँ, एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं पता कितने होने चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है, तो मेरी पार्टनरशिप फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो उसमें उसके अंडर मैंने आप 10 लोगों को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिया हुआ है, 10-15 लोगों को मोस्टली, ऐसे मान के चलते हैं कि मोस्टली यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग अंडर दिस सीमा चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड फर्म के अंडर। आप क्या कर रहे हो? प्रैक्टिसिंग कर रहे हो। तो ज्यादा से ज्यादा जितने लोग प्रैक्टिसिंग करेंगे, तो फिर उसमें से अगर मैंने रजनीश को भेजा है किसी कंपनी में, अंडरस्टैंड, मतलब मैंने भेजा है, मतलब प्रैक्टिसिंग फर्म में से जा रहा है ना वो, पार्टनरशिप में है, यू ऑल आर पार्टनर्स इन द कंपनी, अंडरस्टैंड। तो रजनीश जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां पे वो जब रिपोर्ट लिखेगा, दैट रिपोर्ट विल बी साइन विद द कंपनी नेम, कंपनी नेम के साथ उसका वहां पे सिग्नेचर होगा, नॉट विथ हिज इंडिविजुअल नेम। अंडरस्टैंड? वो इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग नहीं है, वो फर्म प्रैक्टिसिंग है। अंडरस्टैंड? तो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोला हुआ है, तो मेरी फर्म में से भी कोई ना कोई एक बंदा जा सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए। समझ में आया? एग्जामिनेशन के लिए। गॉट इट? मैम हम्म। मैम अगर कोई सीए है जो बन चुका है और वो अगर आपके फर्म के आवाज थ्रू ब्रेक जाता ब्रेक हो रहा है बेटा। है। हेलो हाँ मैम, बोलो। अभी आ रहा है वॉइस? हाँ मैम आ रहा है, अगर अभी कोई क्लियर आ रहा है। पर्टिकुलर सीए है जो अपना जो कि मैम सीए बन चुका है, तो अगर वो हम्म। आपके फर्म के थ्रू जा रहा है तो भी वो आपके फर्म के स्टैम्प से यूज करेगा या फिर अपना पर्सनल आइडेंटिटी यूज करेगा? नहीं नहीं नहीं, पर्सनल आइडेंटिटी तो देगा ही, वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन जब वो रिपोर्ट साइन करेगा तो उसपे फर्म, पार्टनरशिप फर्म का आएगा। मैंने बोला ना लास्ट टाइम, देखो जब रिपोर्ट बता रही थी तो मैंने बोला था कि अगर इंडिविजुअल जा रहा है तो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा, बट इफ ही इज गोइंग थ्रू द पार्टनरशिप फर्म देन पार्टनर्स विल साइन। तो एज अ पार्टनर करके आप उसके स्टैम्प के अंडर साइन करोगे। समझा? तो आप गए थे, लेकिन ठीक है, आप नहीं, फिर आपकी जगह नम्रता गई बाद में, तो नम्रता भी साइन कर सकती है, ऐसा होता है। पार्टनर्स पार्टनर्स कैन साइन, ऐसा बोला था मैंने, याद आया? बिकॉज एक ही फर्म के लिए काम कर रहे हो ना आप लोग, कभी आप जाओगे तो कभी नम्रता जा रही है ये करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपका ही साइन चाहिए फिर वहां पे, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर अ वन सिंगल पार्टनरशिप फर्म। सो एट द टाइम ऑफ रिपोर्ट एनी पार्टनर कैन साइन। गॉट इट? समझा? रजनीश ने ही पूछा था क्या? किसने पूछा था क्वेश्चन? यस मैम। ओके, क्लियर हुआ डाउट? मैम हाँ बोलो बोलो, क्या? हेलो, बोलो ना, क्या हुआ? डाउट क्लियर नहीं हुआ क्या? ओके, तो और कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं ना? ओके।
ठीक है। देन थर्ड क्वालिफिकेशन भी है इसमें, देखो थर्ड क्वालिफिकेशन क्या है, दैट इज फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। मतलब ऐसा पार्टनरशिप फर्म जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। कौन सा पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। लास्ट टाइम मैंने बताया था इसका एक्ट, है ना। ऐसी कंपनीज, ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंडर रजिस्टर्ड होती है, ऐसी पार्टनरशिप फर्म अगर है, देन द इन जो ये लिमिटेड पार्टनरशिप है, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म में जरूरी नहीं है कि सब लोग सीए होंगे। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंडर जो पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बराबर, दे आर ओनली अथोराइज टू do the examination and sign the report on behalf of the partnership firm। समझ में आया? लिमिटेड लायबिलिटी मतलब लॉ क्या बोलता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, चलो ठीक है, फिर भी हम लोग आपको क्वालिफाइड मानते हैं कि आप एज अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ऑडिटर बन सकते हो। लेकिन आपके पार्टनरशिप फर्म में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं पार्टनरशिप के बिहाफ पे, ऐसा। तो ये क्वालिफिकेशन है। समझ में आया? ऑल क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट? याद रहेगा सबको? ओके। तो ये थे क्वालिफिकेशन, छोटा सा क्वालिफिकेशन था, तीन इसमें, सिंपल। ओके। देन नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द डिस्क्वालिफिकेशन। में टाइम लगेगा बहुत, चलो यहाँ तक ही हम लोग रुकेंगे फिर। यहाँ तक डाउट है किसी को? नो डाउट ना? राइट्स में ड्यूटीज लिखते समय किसी को डाउट आया क्या? आज आपको स्पेशल ऑडिटर क्या होता है उसका लिखना है, ठीक है। ब्रांच ऑडिट, इसका भी फोटो में भेज देती हूँ, और क्वालिफिकेशंस आपको लिख के रखना है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ओके। ये जो इतना बड़ा बताया ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इसमें अगर नहीं समझ में आता है तो सिर्फ ये लिखोगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज, क्योंकि ये एक्ट और क्लॉज में सब आ गया सेक्शन में। अंडरस्टैंड? तो इतना लिखोगे तो भी चलेगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो। फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ में आया ना, कि जो भी पार्टनरशिप फर्म रहेगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, विच आर इन विच द पार्टनर्स आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। ओके। अगर उस पार्टनरशिप का कोई मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो फॉरेन में प्रैक्टिसिंग करते हैं उस पार्टनरशिप के नाम पे, तो अगर वो लोग ज्यादा नहीं होने चाहिए, मेजोरिटी इंडिया की होनी चाहिए, ऐसा पार्टनरशिप फर्म को हम लोग अलाउड करते हैं ऑडिटर के लिए। ओके। क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। I hope all of you understand and no doubts. In the next lecture, we will learn disqualification क्या क्या होता है। क्वालिफिकेशन है तो डिस्क्वालिफिकेशन भी बहुत सारे हैं, ठीक है। क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होता है देखो, 12-13 तो है ही। Then after that we are going to learn about the appointment procedure। क्या अपॉइंटमेंट प्रोसीजर होता है कंपनी का, किस तरह से अपॉइंट किया जाता है ऑडिटर को, बराबर। अगर किसी ऑडिटर को निकाला जाता है तो क्यों निकाला जाता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके। सो थैंक यू फॉर द डे। इसका फोटो भी मैं भेज देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और हाँ, मैं कुछ बोल